नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, भितरली कंडेरियाना गांव पहुंचे हैं जिला अधिकारी सविन बंसल, जहां उन्होंने आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। दुर्गम रास्तों से होते हुए डीएम ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों की पीड़ा सुनी और संवेदना जताई। उन्होंने आश्वासन दिया कि प्रशासन अंतिम व्यक्ति तक राहत पहुंचाए बिना चैन से नहीं बैठेगा। डीएम ने सड़क, पुलिया, बिजली और पानी की व्यवस्था 2 दिन में सुधारने के भी निर्देश दिए हैं। आपको बता दें, आपदा के चलते विस्थापन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और इसके लिए एक समिति भी गठित की गई है। ग्रामीणों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कल राशन कार्ड कैंप भी आयोजित किया जाएगा। आपको बता दें, इसके साथ ही अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वो क्षेत्र में ही कैंप करें और स्थानीय समस्याओं का तत्काल समाधान करें। तो आपको बता दें, भितरली कंडरियाना गांव जो है वो डीएम सविन बंसल जो है वो पहुंचे हुए हैं, जहां उन्होंने लोगों से बातचीत की, लोगों की समस्याएं सुनी और उसे जल्द से जल्द निस्तारण करने के भी आश्वासन दिए। आपको बता दें, इस दौरान डीएम सविन बंसल ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का भी जायजा लिया। तो आपको बता दें, क्षेत्र में कैंप भी किए जाएंगे। कल से ये निर्देशित किया गया है अधिकारियों को। आपको बता दें, राशन कार्ड कैंप आयोजित किया जाएगा कल से, जिसमें जो लोग नीडी हैं उन्हें राशन बांटा जाएगा। आपको बता दें, ग्रामीणों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। राशन कार्ड कैंप जो है वो आयोजित किया जाएगा। इसके लिए एक समिति भी गठित कर ली गई है। सविन बंसल ने इस समिति के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कल से राशन कार्ड कैंप जो है वो आयोजित किया जाएगा। साथ ही अधिकारियों और को निर्देशित किया गया है कि वो क्षेत्र में ही कैंप करें और स्थानीय समस्याओं का तत्काल समाधान करें। तो डीएम सविन बंसल जो है वो गांव पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों से बातचीत की, समस्याएं सुनी और जल्द से जल्द निस्तारण करने के आदेश दिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर जसपुर से है, जहां क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या की घटना के बाद बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष गीता खन्ना और पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंगल पीड़ित परिवार से मुलाकात करने पहुंचे। उन्होंने परिवार को न्याय का भरोसा दिलाते हुए कहा कि आरोपी को सख्त सजा दी जाएगी और हर संभव सरकारी मदद पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि पुलिस ने तत्परता से कार्य किया है और मजबूत साक्ष्य जुटाए जाएंगे, जिससे न्याय की उम्मीद मजबूत हुई है। पीड़िता के परिवार में अकेली महिला पर 3 बच्चों की जिम्मेदारी और परिवार की मदद के लिए प्रशासन से वात्सल्य योजना सहित अन्य सामाजिक योजनाओं के तहत आर्थिक मदद की भी मांग की गई है। साथ ही मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने और हाई कोर्ट की जुवेनाइल जस्टिस कमेटी में पत्र को सौंपा गया है। सख्त होनी चाहिए, लेकिन हम क्या चाहते हैं और हमारी न्याय प्रक्रिया के तहत हम कितना प्रावधान दे पाते हैं, उसमें शायद हमेशा ही गैप रहेगा, क्योंकि न्यायालय की प्रक्रिया में बहुत सारे इफ़ एंड बट्स आ जाते हैं। फिर भी इस केस की अगर मैं बात करूं तो पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करी और बहुत अच्छा, जहां तक मुझे बताया है एसएसपी ने, कि एविडेंसेस बहुत अच्छे से कलेक्ट हुए हैं और सज़ा ज़रूर होगी अभियुक्त को। उनके पास कन्फेशन भी है उसका, और एविडेंसेस अच्छे होने से मुझे उम्मीद है। लेकिन ऑल सेड एंड डन, आयोग के अध्यक्ष होने के नाते ये हमें स्वीकारना होगा कि ये जो दूषित मानसिकता है ये बहुत फैल रही है, रिपोर्टिंग भी बहुत हो रही है, और ये हमारे लिए एक बहुत शर्म की बात हो जाती है कि हमारे ही अपने रिश्ते, पड़ोसी, हम सामाजिक जो हमारा विश्वास की डोर थी ये उसको तोड़ती है। अविश्वास, इनसिक्योरिटी किसी भी समाज की बेहतरी के लिए, बढ़त के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि हम सामाजिक तंत्र में जब तक जुड़े थे तब तक हम एक खुशहाल परिवार, एक खुशहाल समाज रह सकते हैं। और जो लोग सामाजिक तंत्र में इस तरह का तंत्र में तोड़ने का कार्य कर रहे हैं उनको सज़ा होनी चाहिए। और मैं पुलिस डिपार्टमेंट और अपने प्रशासन
को भी इस बात की तो बधाई दूंगी कि उन्होंने तुरंत इसमें कार्य करा और अभियुक्त को पकड़ लिया। और समाज से मेरी ये प्रार्थना रहेगी कि आप सजग रहें अपने आसपास। यहाँ तो पड़ोसी था या पहले से जान पहचान थी, पर मैं ये देखती हूँ कि ज़्यादातर जो इस तरह के बच्चों के साथ दुष्कर्म और के दुर्घटनाएं हो रही हैं, उसमें बाहरी तत्वों का हाथ रहता है। यानी जो अभी बाहर से आया है, कोई किराए के मकान वाला, और जब उनकी शिनाख्त, अगर आपके गांव में कोई आया है, आपके पड़ोस में कोई आया है, तो ज़रूर इंश्योर करिए, मकान मालिक से पूछिए, चौकी में जाके रिपोर्ट करिए कि हमारे यहाँ कोई नया आदमी आया है, कौन है, कहाँ से आया है, उसकी पास हिस्ट्री क्या है। और जब हम सब लोग अपनी आँखों को सीसीटीवी बना देंगे समाज का, तो मुझे विश्वास है कि हम इस तरह की दुर्घटनाओं की रोकथाम में ज़रूर। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर हरिद्वार से है, जहां धनपुरा और घिसुपुरा गांव में काशीपुर जैसी साजिश की आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें, ग्रामीणों के अनुसार बीते 4 दिनों से बिना अनुमति देर रात हजारों की भीड़ जुलूस के रूप में एकत्र हो रही है। यह प्रदर्शन शक्ति प्रदर्शन से अधिक दंगा भड़काने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है, जिससे हिंदू समाज में गहरी दहशत है। स्थानीय हिंदू परिवार रात में घरों में कैद रहने को मजबूर हो जा रहे हैं। आपको बता दें, बीती रात हिंदू समाज के लोगों ने फेरूगुर चौकी का घेराव कर विरोध जताया और प्रशासन से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। बजरंग दल पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो हालात बिगड़ सकते हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि ये कोई सामान्य जुलूस नहीं, बल्कि सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की सुनियोजित साजिश है। तो हरिद्वार का ये पूरा मामला है, जहां ग्रामीणों में दहशत है, क्योंकि जिस तरीके से काशीपुर में जुलूस निकाला गया था, उसके बाद से अब इन गांवों में भी दहशत जो है वो फैल गई है। उनका कहना है कि देर रात जो है वो जुलूस निकालने की कोशिश की जा रही है। ये साजिश के तहत ये किया जा रहा है, जिसकी वजह से हिंदू समुदाय जो है वो काफी परेशान है। उनका साफ तौर पर कहना है कि पुलिस जो है वो सख्त से सख्त एक्शन ले इस मामले में। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर हरिद्वार से है, जहां परीक्षा के दौरान पेपर लीक मामले में उत्तराखंड की धामी सरकार ने तत्काल और कड़ा रुख अपनाया है। आपको बता दें, परीक्षा में लापरवाही और गड़बड़ी के आरोप से सेक्टर मजिस्ट्रेट KN तिवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि नकल और पेपर लीक जैसे मामलों में कोई ढील नहीं दी जाएगी, चाहे वो कोई भी अधिकारी क्यों ना हो। आपको बता दें, KN तिवारी की भूमिका संदिग्ध पाए जाने पर सस्पेंशन का आदेश जारी किया गया है, जिससे प्रशासनिक महकमे में भी इसे लेकर काफी हड़कंप मच गया है। धामी सरकार की ये कार्रवाई प्रदेश में निष्पक्ष पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में एक सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है। नकल पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत दोषियों पर कठोर कार्रवाई भी जो है वो जारी रहेगी। तो आपको बता दें, पेपर लीक मामले में धामी सरकार की ये सख्त कार्रवाई जो है वो देखने को मिली है। आपको बता दें, नकल प्रकरण में अफसर रहे KN तिवारी जो है उन्हें निलंबित कर दिया गया। इसके जरिए जीरो टॉलरेंस की नीति को धामी सरकार जो है वो दिखा रही है। परीक्षा में गड़बड़ी होने पर यह बड़ा एक्शन जो है वो धामी सरकार की तरफ से लिया गया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर कोई भी परीक्षा में इस तरह की धांधली करता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो अधिकारी पर ये गाज गिरी है। प्रशासनिक महकमे में इसे लेकर हड़कंप भी मच गया है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तराखंड में आई आपदा ने बिजली तंत्र को गंभीर रूप से प्रभावित कर दिया है। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अनुसार राज्य भर में लगभग 1070 किलोमीटर विद्युत लाइनें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। आपको बता दें, 5988 पोल और 419 ट्रांसफार्मर भी नुकसान झेल चुके हैं। अगर बात की जाए तो कुल मिलाकर 125 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है। आपदा के कारण भूस्खलन, पेड़ गिरने, शॉर्ट सर्किट और बाढ़ के पानी में
ट्रांसफार्मर खराब होने जैसी समस्याएं उत्पन्न हो गई। कई जगहों पर पावर ब्रेकडाउन की स्थिति बनी हुई है। यूपीसीएल ने आपातकालीन अस्थायी व्यवस्था से बिजली आपूर्ति तो बहाल कर दी है, लेकिन मरम्मत कार्य जो है अभी भी जारी है। यूपीसीएल निदेशक मदन राम आर्या ने बताया कि कई स्थानों पर सड़क धंसने और बहने के कारण टीमों को नुकसान पहुंचा है। स्थानीय लोगों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। आपको बता दें, समय रहते लगातार कार्य जो है वो किया जा रहा है। तो देहरादून में आपदा ने बिजली तंत्र को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। लगभग राज्य में 1070 किलोमीटर विद्युत लाइनें जो है वो क्षतिग्रस्त हो गई। 125 करोड़ से अधिक का नुकसान जो है वो राज्य सरकार को हुआ है। तो आपदा के चलते ये बड़ा नुकसान जो है राज्य सरकार को झेलना पड़ रहा है। आपके चैनल के माध्यम से पूरे अपने उपभोक्ताओं को अवगत कराना चाहता हूँ, सूचित भी कराना चाहता हूँ। जैसे इस बार आपदा आई, ऐसी पहले कभी नहीं देखी हमने, बल्कि हमारे तो इसमें करीब अगर मैं आकलन करूँ तो 125 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। हमारी कई लाइनें, पोल, कंडक्टर और आपके ट्रांसफार्मर तक बह गए, वो हमें मिले ही नहीं। उसके बाद हमने सप्लाई रिस्टोर कर, नए सामान लेकर के सप्लाई रिस्टोर तो कर दिया, लेकिन इसमें हमारी इस बार बहुत ज़्यादा क्षति हुई और उपभोक्ताओं को भी परेशानी हुई, क्योंकि हम उसको जितना जल्दी हम कर पाते थे, क्योंकि सड़क न होने के कारण सड़क टूटी थी, सामान ले जाने में हमें दिक्कत आई। तो लेकिन हमने आज की तारीख में हमारे पास कोई भी ऐसा गांव नहीं है जहां पर बिजली नहीं है। हमारे 100% हमने जो बचा हुआ काम था वो पूरा कर लिया और लोगों को बिजली। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड के खानपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को 2016 के स्ट्रिंग ऑपरेशन मामले में मिले सीबीआई नोटिस पर एक वीडियो जारी किया है। ये वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जमकर वायरल हो रहा है। आपको बता दें, जिसमें उमेश कुमार ने इस नोटिस को राजनीतिक साजिश का हिस्सा बताते हुए हरीश रावत पर निशाना साधा है, जिसके बाद सूबे में सियासत गरमा गई है। आपको बता दें, सीबीआई नोटिस को लेकर बीजेपी चुटकी ले रही है। बीजेपी नेता मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि हरीश रावत नोटिस के जरिए राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं। अगर गलत नहीं है तो क्यों घबरा रहे हैं? बीजेपी और केंद्र सरकार को कोई लेना देना नहीं है। आने वाले 2027 में कांग्रेस राह आसान नहीं है। अब सीधे आपको ले चलते हैं देहरादून, जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय उत्कृष्टता पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में सीएम धामी जो है वो पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनवाते हैं। सभी शिक्षा संस्थानों के संचालक गण, सभी अभिभावक गण और हमारे सभी आज उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित होने वाले सभी छात्र एवं छात्राएं, मीडिया के हमारे सभी मित्र, मैं आप सभी का आज इस पुरस्कार वितरण समारोह में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। सर्वप्रथम मैं आज भारत माता के सच्चे सपूत पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और अंत्योदय के प्रेरणाता, जिन्होंने एकात्म मानववाद का विचार दिया, महान विचारक, दार्शनिक, राष्ट्रभक्त श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूं, कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। साथ ही मैं आज के इस अवसर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह में उपस्थित आप सभी का भी और छात्र छात्राओं का भी बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत उनकी सराहना करता हूँ कि वो सब उत्कृष्टता से आज हम सबको उनको सम्मानित करने का अवसर प्राप्त हो रहा है।
ये हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि आज के इस विशिष्ट अवसर पर जहां एक और राज्य में बोर्ड परीक्षाओं में 10 शीर्ष स्थानों पर प्राप्त करने वाले हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के 75 मेधावी छात्र छात्राओं को हमने आज पुरस्कृत किया है। कुछ उसमें से रह भी गए हैं। वहीं इन परीक्षाओं में उत्कृष्ट परिणाम देने वाले हमारे विद्यालयों के 3 प्रधानाचार्यों को भी सम्मानित करने के साथ साथ श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शीर्ष 50 विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को भी आज के दिवस पर सम्मानित कर रहे हैं। मुझे गर्व है कि आज हाई स्कूल स्तर पर संयुक्त रूप से 99.20% अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान हासिल करने वाले हमारे 2 प्रतिभाशाली छात्र कमल सिंह चौहान और जतिन जोशी को भी सम्मानित किया जा रहा है। मैं आज सम्मानित होने वाले सभी मेधावी छात्र छात्राओं को हार्दिक बधाई देता हूं और आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि आने वाले समय में आप इसी प्रकार उत्तरोत्तर प्रगति करते रहें। अपने माता पिता का, गुरुजनों का, विद्यालय का, अपने गांव का, मोहल्ले का, शहर का, जिले का और राज्य का नाम रोशन करते हुए एक दिन देश का नाम रोशन कराएं। ये मेरी आप सबको शुभकामनाएं हैं। साथ ही आज सभी सम्मानित प्रधानाचार्य को भी मैं हृदय से बधाई देता हूं, जिन्होंने अपने अनुभव से, ज्ञान से, परिश्रम से, अपने समर्पण से इन विद्यार्थियों के भविष्य को संवारने का और सुधारने का, इनके व्यक्तित्व को आगे बढ़ाने का काम किया है। मुझे जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि वर्ष 2025 में हमारा इंटरमीडिएट का परीक्षा तो करीब 83% और हाई स्कूल का करीब 90% रहा है, जो अत्यंत सराहनीय है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन को आगे भी निरंतर इसी प्रकार बनाए रखेंगे और भविष्य में इसी प्रकार अपनी प्रतिभा, परिश्रम और संकल्प के बल पर केवल राज्य में ही नहीं बल्कि पूरे देश में अपना और अपने विद्यालय का नाम रोशन करेंगे। भाइयों बहनों, श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी एक बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। वो एक कुशल राजनेता ही नहीं बल्कि महान शिक्षाविद, समाजसेवी और दूरदर्शी विचारक थे। उनका मानना था कि शिक्षा केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि उसमें राष्ट्र प्रेम, नैतिक मूल्य, सामाजिक समरसता और व्यावहारिकता का समावेश अनिवार्य रूप से होना चाहिए। वे कहा करते थे कि शिक्षित समाज ही एक सशक्त राष्ट्र का आधार है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में नई शिक्षा नीति को लागू किया और शिक्षा व्यवस्था को और आधुनिक, व्यवहारिक और गुणवत्ता युक्त बनाने की दिशा में ऐसे ऐतिहासिक कदम उठाया। पंडित उपाध्याय जी की प्रेरणा और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार भी, जिसके बारे में अभी शिक्षा मंत्री जी ने बहुत विस्तार से बताया कि शिक्षा में नवाचार, डिजिटल लर्निंग, भारतीय मूल्यों पर आधारित शिक्षा व्यवस्था को और सशक्त बनाने के लिए संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है। शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने देश में सर्वप्रथम नई शिक्षा नीति को लागू करने का कार्य किया है। हमने एक और जहां अपने शिक्षण संस्थानों में स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लाइब्रेरी और ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म विकसित किए हैं, वहीं अब हम हमारी विरासत पुस्तक के माध्यम से कक्षा 6 से लेकर 8 तक के छात्रों को भारत की समृद्धि, लोक परंपराएं, देश और प्रदेश की महान विभूतियों से परिचित कराने का भी कार्य कर रहे हैं। प्रदेश में जहां एक और 226 विद्यालयों को पीएम श्री विद्यालय के रूप में विकसित किया जा रहा है, वहीं सभी 13 जनपदों के 1300 विद्यालयों में वर्चुअल कक्षाएं भी संचालित की जा रही हैं। साथ ही राज्य में दूरस्थ क्षेत्रों तक बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु 5 पीएमई विद्या चैनल भी संचालित किए जा रहे हैं। हमारी सरकार ने जहां एक और बच्चों के समग्र विकास हेतु बाल वाटिकाओं जैसे अभिनव पहल की शुरुआत की है, वहीं क्वालिटी एजुकेशन सुनिश्चित करने के लिए सभी सरकारी विद्यालयों में एनसीईआरटी की पुस्तकें अनिवार्य रूप से लागू की गई हैं। इसके साथ ही हम राज्य के सभी राजकीय और सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें भी उपलब्ध करा रहे हैं। इसके अलावा
उत्तराखंड के सरकारी और अशासकीय विद्यालय स्कूलों के 6वीं से 12वीं तक के मेधावी छात्र छात्राओं को मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से प्रत्येक माह छात्रवृत्ति भी प्रदान करने का हमने प्रावधान किया है। इतना ही नहीं, राज्य के व्यक्तियों के व्यक्तित्व के विकास से प्रत्येक विकासखंड के 10वीं और 12वीं के बच्चों को यहीं से हमने पिछले वर्ष मैंने शिक्षा मंत्री जी ने और शिक्षा विभाग की पूरी टीम ने यहीं से उस दल को भी रवाना किया था शैक्षिक भ्रमण पर भेजने का। यह भी नवाचार हम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहां बुनियादी शिक्षा के लिए राज्य पाठ्य चर्चा रूपरेखा तैयार की गई है। यही नहीं, विद्यालयों में विद्यार्थियों की रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए बस्ता रहित दिवस को भी पाठ्य चर्चा में शामिल किया गया है। हमने तो देहरादून से सीएम धामी को आप लाइव सुन रहे थे, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय उत्कृष्टता पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए थे। तो फिलहाल इसी के साथ देवभूमि समाचार में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।